central government to treat this as a major concern and especially focus on the state Telangana where I represent. Now question I hour. sincerely Now question hour. Question number 46, Dr. Ajit Madhavrao Kopchadeji. क्वेश्चन नंबर 46। Honorable Minister. सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पर है। First supplementary, Dr. Ajit Madhavrao Kopchadeji. माननीय सभापति महोदय, हिंदुस्तान का दूध उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान पर आ रहा है। यह नए भारत की निर्णायक नीतियों और सशक्त प्रशासन का प्रमाण है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के किसान पशुपालक केंद्रित नेतृत्व ने दूध क्षेत्र को अभूतपूर्व गति दी है। दूध तंत्र के विस्तार व आधुनिकीकरण में माननीय मोदी जी और माननीय मंत्री जी राजीव रंजन सिंह जी की भूमिका ऐतिहासिक है, जिससे ग्रामीण भारत को और किसान भाइयों बहनों को नई आर्थिक शक्ति मिली है। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में वर्तमान में कितनी दूध उत्पादक कंपनियां, दूध सहकारी समितियां दूध संग्रहण के कार्य में संलग्न है तथा उनके माध्यम से प्रतिदिन कितना दूध संग्रहित किया जाता है और दूध के सुरक्षित संग्रहण, शीतकरण एवं परिवहन हेतु उपलब्ध अवसंरचना की स्थिति नांदेड़ जिले में क्या है? Honorable Minister. सभापति महोदय, माननीय सदस्य को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट किया। महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास के कारण आज दूध उत्पादन में हमारा देश विश्व में पहले स्थान पर, लेकिन यह क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में जो पशुपालक हैं और जो दूध उत्पादन है वो ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र में, मात्र 37% संगठित क्षेत्र में है और 63% असंगठित क्षेत्र में। मंत्रालय लगातार राज्य सरकारों के सहयोग से इस पूरे उत्पादन को संगठित क्षेत्र में लाने का लगातार प्रयास कर रही है ताकि पशुपालकों को उनका उचित मूल्य दूध का मिल सके। आज असंगठित क्षेत्र में होने के कारण ज्यादातर बिचौलियों को इसका लाभ मिलता है, तो इसलिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, राज्य सरकारें कर रही हैं और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी राज्य सरकारों को जगह जगह सहायता प्रदान कर रही है। माननीय सदस्य ने नांदेड़ जिला के बारे में पूछा है। नांदेड़ जिले में महाराष्ट्र सरकार से कोई नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट की कोई परियोजना प्राप्त नहीं है। हम जो परियोजना स्वीकृत करते हैं वो राज्य सरकार से आता है, उसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी के आधार पर हम तय करते हैं। लेकिन एनडीडीबी ने राज्य सरकार के सहयोग से विदर्भ और मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना प्रारंभ किया। यह योजना महोदय 16 मार्च 2025 से प्रारंभ हुआ और माननीय सदस्य को बताने में मुझे खुशी है कि उस पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र में 328 गांव इस डेयरी के साथ जुड़े हुए हैं। 3167 इस डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्य हैं और लगभग 19.6 हजार लीटर प्रतिदिन दूध संग्रह किया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा लाभ वहां के किसानों को मिल रहा है, दूध उत्पादकों को मिल रहा है। गाय के दूध का मूल्य 35 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और भैंस का दूध 53 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर के दर से उनको भुगतान किया जा रहा है। जो चिलिंग प्लांट्स और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा, सभापति महोदय 15 बल्क कूलर
एक मिल्क चिलिंग सेंटर है, उस क्षेत्र में कार्यरत है। लेकिन इस पूरे सोसाइटी को मार्च 2026 तक 19.6 से 25,000 लीटर प्रतिदिन के तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर अजीत माधव राव कोपचड़े जी। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत इसके बारे में प्रेरणा दी है। मैं दूसरा प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, नांदेड़ जिले में देशी स्थानीय नस्ल की गायों के दूध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन सहित अन्य संबंधित योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का इरादा सरकार रखती है क्या? और यदि हाँ, तो नांदेड़ जिले के लिए विशेष रूप से आपके मंत्रालय ने कौन से ठोस कदम इसके लिए प्रस्तावित किए गए हैं? महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है देसी नस्ल गाय का जो नस्ल सुधार की दिशा में राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यक्रम के तहत भारत सरकार योजना चला रही है और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। एक टेक्नोलॉजी है सेक्स सॉर्टेड सीमेन का और दूसरा टेक्नोलॉजी है आईवीएफ का। आईवीएफ की टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है, वो किसानों के पहुंच से बाहर की चीज़ है। इसलिए सेक्स सॉर्टेड सीमेन अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने जो विकसित किया है, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पालघर से लॉन्च किया था, और उस कार्यक्रम में माननीय सभापति महोदय आप भी उपस्थित थे तत्कालीन महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में, और इस कार्यक्रम को उन्होंने लॉन्च किया सेक्स सॉर्टेड सीमेन को। अब मात्र 250 रुपये में एक सेक्स सॉर्टेड सीमेन उपलब्ध होता है और ये 3 होता है 700-750 रुपये का। ये सभी किसानों की उपलब्धता के और उनके रीच के अंदर आता है, तो इसलिए ये सेक्स सॉर्टेड सीमेंट का उपयोग वहाँ किया जा रहा है। केंद्र सरकार इस योजना को लगातार चला रही है। किसानों पशुपालकों के दरवाजे तक जाके, उनके घर में जाके कृत्रिम गर्भाधान कराने का पूरी योजना है। उसके लिए पूरे सेक्स सॉर्टेड सीमेंट उपलब्ध है सभी राज्यों के पास, सभी केंद्रों में। जो जितना करेंगे उससे, और भारत सरकार यह लक्ष्य लेके चल रही है कि जो हमारा कृत्रिम गर्भाधान है उसका प्रतिशत हम 70 से 75% तक ले जाएं, ताकि देसी नस्ल में सुधार हो सके। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा है, अब तक 2,12,000 कृत्रिम गर्भाधान नांदेड़ जिले में किए गए हैं। उससे 1.20 लाख किसानों को लाभ हुआ है और उसका फायदा होता है। मैं आपको सभापति महोदय एक और बात सदन को ज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन है उसके इस्तेमाल से 90% फीमेल काफ होती है। उसके कारण जो आवारा पशुओं की एक समस्या है उसका भी एक निदान है। तो कृत्रिम गर्भाधान सरकार अपने स्तर पर पूरे तत्परता के साथ उसको करा रही है और नांदेड़ जिला में भी पूरी योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमती रजनी पटेल जी। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा विवरण अभी मंत्री जी ने दिया। मैं उसको उद्देश्य करके एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मणि भाई ने उरड़ी कांचन में पहली बार ये किया था जिसमें हम कृत्रिम गर्भधारणा कर सकते हैं। अभी इतना आप बढ़ा रहे हैं, इतना आप बता रहे हैं, लेकिन कल ही जो ब्रूक रोलिंग्स ने, जो सेक्रेटरी है अमेरिका के, उन्होंने धन्यवाद दिया है मोदी जी का और ट्रम्प का कि बहुत अच्छा है आपने कृषि क्षेत्र खोल दिया है। तो कृषि क्षेत्र खोलने के बाद अगर हमारा दूध, उनका दूध यहाँ आएगा तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे? इसके लिए क्या व्यवस्था आपने की, ये हम पूछना चाहते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, इस प्रश्न से माननीय सदस्य के प्रश्न का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अभी जो डील हुआ है सबों ने देखा है कि अभी 10 दिन इंतजार करें, 10 दिन इंतजार करने के बाद वो पूछने के लायक होंगी। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान आर गिरिराजन जी।
In Tamil Nadu is a significant dairy state in India with the production of 11 million tons in 24-25. Tamil Nadu ranks 4th in national cooperative procurement driven by the state-owned Avin Federation. The per capita milk availability in the state is approximately 407 grams per day, 2025 status. I would like to know from the Honorable Minister whether the Union Government has approved 4 dairy development projects in Tamil Nadu under the National Program for Dairy Development with a central assistance of 133 crore. If so, the details thereof. Thank you, sir. Honorable Minister. सभापति महोदय, यह सवाल नांदेड़ जिले तक का सीमित सवाल है और माननीय सदस्य ने जो कहा, नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट के तरफ से राज्य सरकारों से जो भी प्रस्ताव प्राप्त होता है उन प्रस्तावों की हम समीक्षा करते हैं और जो हमारे गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं, उसके अनुरूप आने पर हम लोग उसको जो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी तय है उस आधार पर हम स्वीकृत करते हैं। 5th सप्लीमेंट्री श्रीमान अशोक एस चौहान जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, क्योंकि मंत्री जी ने जिक्र किया कि नांदेड़ के बारे में ही सवाल, तो नांदेड़ से ही जुड़ा सवाल मैं पूछना चाहूँगा। मेरा खुद का डिस्ट्रिक्ट है और हमारे सहयोगी अजीत गोपछड़े जी ने भी इसके बारे में जिक्र किया है। सर, मैं मंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि मराठवाड़े के 1-2 जिले अगर छोड़े तो बाकी के 6-8 ज़िले हैं टोटल। 1-2 ज़िले छोड़ दिए तो 6 ज़िलों का दूध संकलन जो है, दूध कलेक्शन जो है बहुत कम है, क्योंकि प्रोडक्शन भी कम है, मार्केटिंग भी ठीक से नहीं हो रहा है और कोऑपरेटिव सेक्टर की जो अवस्था है मिल्क प्रोडक्शन के बारे में वो बहुत ही ठीक नहीं है। मैं मंत्री जी से आग्रहपूर्वक ये पूछना, दो इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट और काफ़ी काम स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए होता है, पर मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि हमारे देश में अमूल जो है वो एक सक्सेस स्टोरी है कोऑपरेटिव सेक्टर में। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, क्या वो इनिशिएटिव लेके नांदेड़ ज़िले में अमूल के द्वारा कोई जॉइंट वेंचर का प्रयास करे ताकि वो लोकल कोऑपरेटिव सेक्टर्स के लोग और अमूल ऐसा जॉइंट वेंचर करके दूध का, क्योंकि दूध की डिमांड बहुत है, दूध बाहर से आता है, ज़िले में प्रोडक्शन कम है, दूध बाहर से आता है, तो मेरी ये विनती रहेगी आदरणीय मंत्री महोदय से, क्या वो अमूल या एनडीडीबी जैसे संस्था के जरिए जो सक्सेस स्टोरी है उनके द्वारा जॉइंट वेंचर करके नांदेड़ ज़िले में मिल्क प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों के लिए कुछ प्रयास करेंगे क्या? ये मेरा सवाल है सर। सभापति महोदय, मैंने बताया उनको, माननीय सदस्य को, जहाँ तक जॉइंट वेंचर का सवाल है, अमूल एक अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी, खुद की कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अपनी योजना जगह जगह खुद की चलाती है। वो किसी के साथ जॉइंट वेंचर करे कि नहीं करे ये अलग बात है, लेकिन माननीय सदस्य को हम ये बताना चाहेंगे कि जो नांदेड़ जिले में जो हमने आपको बताया कि विदर्भ और मराठवाड़ा डेयरी विकास परियोजना प्रारंभ की गई है, उसमें पूरे विदर्भ के 8 जिले और मराठवाड़ा के 7 जिलों को मिलाकर यह परियोजना प्रारंभ की गई है और पूरे अगर उस क्षेत्र में अगर को देखें तो 44,881 सदस्य इसके हैं, 2,494 गांव इसके साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैंने बताया था सिर्फ नांदेड़ की बात, अब मैं मराठवाड़ा और विदर्भ दोनों की बात बता रहा हूं। 2,494 गांव इसके साथ हैं और 3,515 लीटर दूध प्रतिदिन संग्रह किया जा रहा है। इसके अलावा भी उस पूरे क्षेत्र में अमूल मिल्क यूनियन, सावरकांटा मिल्क यूनियन, मस्काती डेयरी, बीजापुरी डेयरी, हेरिटेज डेयरी, साईं कृपा डेयरी और नमस्कार डेयरी, ये सभी अलग अलग, इसके अतिरिक्त अलग अलग सभी डेयरी सोसाइटियां जो हैं वो दूध संग्रहण का काम वहां कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 डॉक्टर सैयद नजीर हुसैन जी। 47. ऑनरेबल मिनिस्टर।
First supplementary, Dr. Syed Nasir Hussain ji. Sir, through you, I want to ask the question. Does the ministry accept that the data as flagged by CAG indicates a systemic failure of monitoring and verification process, and whether any responsibility has been fixed on implementing agencies, training partners, assessment bodies, officials of the National Skill Development Corporation and officers of the ministry for the irregularities and data weaknesses highlighted by the CAG, and whether government has ordered or proposes to order independent or criminal investigation, recovery proceedings, blacklisting of other penal action in cases of suspected ghost beneficiaries, non-functional or closed training centers shown as operational, fabricated placement records or diversion / misutilization of funds, and if so, the details thereof. Honorable Minister. Chairman, sir, thank you. I would commend the Honorable MP on asking me this important question. Yes, I will say that there has been quite a substantive CAG report that has come out recently. But what is the operative period that has been covered? It covers from 2016 to 2022. And specifically when you talk about bank details, there has been a whole systemic shift over the last 10 years. The Jan Dhan Mobile Trinity, the JAM Trinity, the usage of Aadhaar-enabled biometric attendance systems that we have now fully integrated into PMKVY 4.0, that is the phase that is running currently, already takes into account any substantive observation or recommendation made by the CAG. However, I'll still like to talk about specific issues that he has said, whether we have taken any corrective action, whether penal action is proposed, whether we are following a due process so that the full legal punishment under the scheme guidelines, under the law, is used by us. Sir, definitely, let me tell you, this has been an ongoing concurrent exercise. And even while the CAG has come up with a number of observations and recommendations, on the floor of the House, I'd like to inform all the members of the House, each and every one of those observations and recommendations that actually already been implemented. I don't want to go para by para. Now, if you want look at the punitive action, what is the process on how we can monitor? About a year ago, we created a facility called Kaushal Samiksha Kendra. It's a high-tech facility where all this data that is being collected can be monitored real feed live. We've started in September of 2024 a new process of verification. And the virtual verification process, around 3,695 virtual monitorings were conducted of the training centers between September 24 and October 2025. In parallel to this, physical inspections are being carried out by PMKVY state and district coordinators to identify gaps and improve the training quality. Physical inspections covered 2,393 centers. Yes, sir, there were few shortcomings that came up. 383 Skill India centers were found to be non-compliant. FIRs have been lodged against 41 Skill India centers. 178 training centers were found non-compliant with scheme guidelines and blacklisted. A show cause notice has been issued against all 11 entities which are named in the CAG report. Thank you. Second supplementary, Dr. Syed Nasir Hussain ji. Sir, in the light of the CAG's findings and continuing crisis of unemployment and underemployment among youth, women, scheduled caste, scheduled tribe, religious minorities, and persons with disabilities, I would like to ask the government whether it proposes to revise the design of PMKVY or bring in a new framework with stronger data integrity, biometric and geotagged verifications, and third-party audits. And also, will it commission an independent time-bound evaluation with participation of state governments, sector skill councils, trade unions, and academic institutions, and place its full report, including recommendations on equity, effectiveness, and accountability of the scheme in the public domain? Thank you. Honorable Minister. Yes, sir.
I would like to agree with what Honorable Member of Parliament is proposing. It is already part of our policy. If we look at impact evaluation, let's not go towards 4.2. Even earlier iterations of the scheme have been evaluated. This is apart from the CAG process. PMKEY 2.0 was evaluated by Niti Aayog in October 2020 under Jobs and Skill sector. And they found that 52% of the placed candidates who had completed training under RPL component received higher salary or felt they will get higher salary. 94% of the employers surveyed reported they would hire more candidates trained under the scheme. This directly speaks to the employability of those who have been skilled and trained under the scheme. Another third-party impact evaluation of the scheme from 2016 to 2020 was conducted by Indian Institute of Public Administration. They found that a maximum percentage of 70.5% received placement in their desired sectors. Sir, as far as process to be followed for investigating what has come out of CAG and what is the action to be taken, further, on 20th of Jan of this year, in the GEM portal, our ministry has put out a tender to hire a SEBI-affiliated forensic account institution to look at it and monitor and give us strategic improvements that can be made in the scheme. Sir. Third supplementary, Shriman Mastan Rao Yadav, Bida. Sir, the CAG report has recommended mapping of all skill training initiatives across center and states and preparing a roadmap for their convergence and data integration. In this context, I want to know from the Honorable Minister through you, sir, as to what steps have been taken by the ministry to promote skilling in convergence with the other ministries. Thank you, sir. Honorable Minister. Thank you, sir. I'd like to be very frank and honest that this is unlike any other scheme. We have to be the most dynamic and flexible, and we have to be constantly responsive to the new requirements of industry and the employers, sir. And which is why the CAG report, if you look at it, one aspect of it, it said that you had a skill gap study in 2010. Why did you not use it to do your skilling program in 2022? I would only submit that a skill gap assessment of any sector organized a decade ago may not be relevant to the job market. So these are some of the challenges, but yes, we are trying to inculcate a whole systemic change where we are building a protocol and process for including the skill plans being developed at the grassroots. Sir, I would like to say that 27 states of our country, they have developed district-specific plans which have been collated and aggregated to form the state plan. The idea is that we are currently in process with the National Skill Development Policy, second iteration, and that is meant to create a procedure where all of these state plans, which are formulated with the coordination of the skill missions in the states, of the industries that are active in the states, and the employers and the student base, sir, that those skill plans will be used as part of the framework to give targets going forward, sir. Sir, we also did a skill gap study by NCAER, 24-25. This was across 7 priority sectors to give us an evidence-based insight for aligning training with emerging jobs, sir. Also, sir, 36 sector skill councils, they regularly conduct skill gap studies, and that helps us animate and take our decisions. The fourth supplementary, through Trichy Shivaji. Thank you, Chairman, sir. Sir, through you, I would like to know from the Minister, the NSDC did not release funds to district skill councils, indicating poor monitoring and oversight by the ministry. The report being referred to also showed that there was a delay in transfer of central component funds of rupees 222.63 crore. The report states, during the last 2 phases of PMKY, against the prescribed 75-25% allocation for central and state, average release was 84% and 16% respectively. What specific administrative or procedural reasons caused this delay, and what are the steps taken to address this delay not to happen in future? Thank you. Honorable Minister. The system designed so that the district plans that are being developed by the district can be supported through a financial resource provided under the scheme. However, none of the districts came forward and asked for funds, which is why no money was sent, sir. Second,
PMKVY phase 2 and 3, the scheme was with coordination of and support of the states. Now we have moved in 4.0 to being a centrally sponsored scheme. Therefore, 100% of the allocation of the financial resource is being provided by the center. फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान रामचंद्र जानगरा जी। कौशल विकास एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है। हमारे देश में युवा शक्ति की कोई कमी नहीं है। मेरा कुछ सुझाव भी है और कुछ सवाल भी है। एक पीएम विश्वकर्मा योजना 13,000 करोड़ की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें एक तो ट्रेनिंग का केवल 15 दिन का समय रखा गया है, जो बहुत कम है, और औजार खरीदने का भी केवल 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये में कोई औजार नहीं आते हैं, बहुत ही कम, और ट्रेनिंग का भी पीरियड कम है, और शुरू में 3 लाख रुपया दिया जाता है। 3 लाख में कोई काम शुरू होता नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस विषय में कुछ राशि, क्योंकि 5-10 लाख से नीचे तो कोई काम शुरू होता नहीं है, और औजार भी लाखों रुपए से कम आते नहीं है, और ट्रेनिंग भी 3 महीने से कम भी अगर कहीं किसी को देंगे तो पूरी तरह से नहीं होता। तो इसमें पेशेवर दस्तकार जातियों के लिए ये योजना है, तो उनको ट्रेनिंग किस माध्यम से सरकार ज़्यादा ट्रेनिंग दे के, सरकारी क्या उसकी योजना है, किसके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है, और इसको कुछ आगे बढ़ाने की योजना है, मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, मैं कहना चाहूँगा कि सवाल PMKVY पे था। हमारे माननीय सदस्य बेहद विद्वान हैं और PM विश्वकर्मा योजना पर उन्होंने पूछा है, और इस योजना का संचालन अकेला कौशल विकास मंत्रालय नहीं करता। इसमें MSME मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ तालमेल बना के, समन्वय बना के इसको क्रियान्वित कर रहे हैं। और अगर योजना को देखा जाए तो 13,000 करोड़ की योजना, 30 करोड़, इसमें 30 लाख जो हैं ऑलरेडी लाभार्थी शामिल हो चुके हैं, भाग ले चुके हैं, पंजीकरण करा चुके हैं, और 18 ऐसे कौशल ट्रेड, पॉटर का काम, वीवर का काम, फिश नेट बनाना, बोट मेकिंग, उस तरह के स्किल्स जो ऑलरेडी हमारे एथॉस का हिस्सा है, लोकल इकोनॉमी का हिस्सा रहे हैं। हर गांव में वैसे काश्तकार, कारीगर, कामगार आपको मिल जाएंगे। उनको सिर्फ थोड़ा ट्रेनिंग देना, सर्टिफाई करना और मार्केट से जोड़ने के लिए ये महत्वाकांक्षी योजना बनी है। मैं फिर भी माननीय सदस्य को कहूँगा, जो उनका सुझाव है, मैं उनसे बैठ के डिस्कस भी करने को तैयार हूँ कि ऐसे और व्यावहारिक बनाया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी। 48 सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। महोदय, प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर प्रस्तुत है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी। थैंक यू सर फॉर अलाउइंग मी। सर, मेरा प्रश्न कॉलर पॉलिटिक्स के ऊपर है। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा देश में, पूरा दुनिया में जब रोड्स का ऊपर सेफ्टी के लिए ये रंग किया जाता है, वो काला पीला होता है। लेकिन हम जिस प्रदेश से आते हैं, पश्चिम बंगाल, उसमें नीली सफेद कर दिया गया सभी जगह, स्टेट हाईवेज में भी। तो ये तो इसमें एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, विजिबिलिटी कम हो रहा है। तो ये संबंधित मेरा प्रश्न है। यस, same thing. Don't interfere. Let him. If he speaks anything unparliamentary, then I will interfere. Don't do it. Sir, Sir, now through you, I want to know from the Honorable Minister whether the ministry has conducted any inspection or audit in West Bengal to verify compliance with IRC, color standards on national highways, and if so, the findings thereof. Honorable Minister. सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सड़क सुरक्षा को लेकर के और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। मैं इसकी बैकग्राउंड में थोड़ा पहले बताना चाहूँगा कि मोटर व्हीकल एक्ट्स के रूल के अंतर्गत जो फॉर्मुलेशंस दी जाती हैं, उसके पीछे की फाइंडिंग्स इंडियन रोड कांग्रेस, जो कि 1934 की
एपेक्स टेक्निकल बॉडी है, उनके द्वारा दी गई रिकमेंडेशंस, जिसमें वो रोड्स की, ब्रिजेस की प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, उसके मानक तय करते हैं। उन मानकों के आधार पर और वो जो कोड्स वो बताते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो मोटर व्हीकल एक्ट्स के अंतर्गत रूल बनाए जाते हैं, उसमें रोड्स पर क्या कलरिंग होनी चाहिए ये भी उसमें आता है, जो कि स्टेट्स को भी फॉलो करना चाहिए। अगर स्टेट्स बताए गए मानकों को फॉलो नहीं करते हैं तो उसके लिए उनको या तो अपना राज्य सरकार के द्वारा नोटिफाई करना चाहिए, और नहीं तो अंडर सेक्शन 198 प्रोविजन है कि पेनल्टीज जो अथॉरिटीज और जो कंसेशनर्स रूल्स को वायलेट करते हैं उनके खिलाफ पिनल प्रोविजंस हैं। सो फार एज ऑडिट इज कंसर्न, मंत्रालय के द्वारा, हमारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा रोड सेफ्टी ऑडिट्स लगातार होते हैं, और एक आरओ लेवल पर रोड सेफ्टी ऑफिसर की भी नियुक्ति की गई है। जहां तक वेस्ट बंगाल का है, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि वहां पर अलग कलर्स को यूज किया जाता है, वो आईआरसी और मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स के अंतर्गत नहीं आता है, वो उसको वायलेट करता है उस पर, और इससे वहां के नागरिकों की सुरक्षा का बड़ा प्रश्न आता है। उनको नहीं करना चाहिए। उसके लिए जो भी प्रोविजंस होंगे उन रूल्स को अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलेंट लॉज उसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए आफ्टर द ऑडिट। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी। सर, एक्सीडेंट तो बढ़ रहे हैं, गार्डरेल में भी नीली सफेद रंग कर दिया गया। सर, इसमें मैं तो सर प्रश्न पूछ रहा हूं सर, एक्सीडेंट हमारा भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है। हम उसका सिक्योरिटी के लिए बात कर रहे हैं। वो लोग ज्यादा चलते हैं ना, वो लोग ज्यादा मोबाइल है, पूरा स्टेट में ज्यादा घूमते हैं, वो लोगों का जिंदगी के लिए मैं प्रश्न कर रहा हूं। हाँ या, थैंक यू सर। Be specific about your second supplementary. My second supplementary is whether the ministry proposes to issue a formal advisory or directive to the government of West Bengal to discontinue the blue and white color scheme on roadside safety structures and the timeline for the same. होना क्या चाहिए सर? ये बंद होगा या चलेगा? Specific question. Honorable Minister. आदरणीय सभापति महोदय, मैंने जैसा बताया कि हमारे पास रोड सेफ्टी ऑडिटर्स हैं। इस विषय को ऑडिट करने के बाद और पूरी तरह से समझने के बाद अगर यह विषय कॉन्ट्रावीनिंग टू द लॉज होगा, उसके ऊपर संबंधित अथॉरिटीज पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ये प्रोविजन में भी है। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान डॉक्टर वी शिवदासन जी। In India, thousands of innocent people were killed because of road accidents, because of the proper maintenance of construction and maintenance of national highway. That includes the lack of underpasses, overbridges and service roads. It leads to huge traffic block and accidents and deaths. The people in Nadal, Edakad and Chala have given, in Kannur district, Kerala has given various memorandum to the Minister and National Highway Authority of India. What is the percentage status of the work in that area, National Highways work, whether the government have any plan to address the issue of the people and the request of the people? This is my specific question, sir. Honorable Minister. सभापति महोदय, हालांकि माननीय सदस्य का प्रश्न जो मूल प्रश्न पूछा गया है उससे अलग है, लेकिन मैं फिर भी इनका जो कोई स्पेसिफिक प्रश्न है, मुझे अगर हमने कैशलेस ट्रीटमेंट की एक स्कीम भी लागू की है, जिसमें एक्सीडेंट होने पर 7 दिन तक या 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है। तो एक्सीडेंट्स कम हो, इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयत्नशील है। फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर भीम सिंह जी।
धन्यवाद सभापति महोदय। प्रश्नकर्ता ने बड़े गंभीर विषय को उठाया है और सरकार ने उत्तर भी दिया है। अब भारत एक कितना बड़ा देश है, अगर राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ कहीं उजला नीला, कहीं हरा पीला, कहीं ये कलर करती रहेंगी तो नागरिकों को कैसे पता चलेगा कि ये साइन का क्या महत्व है। भाषा अपना स्थानीय लिखें, लेकिन साइनेज में कलर कोड सेम हो, इसके लिए सरकार, केंद्र सरकार क्या प्रावधान करने जा रही है। और दूसरा कि इन्होंने कहा कि बंगाल राज्य सरकारों को इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई भी की जाती है। मैं जानना चाहता हूं भारत सरकार बंगाल सरकार के खिलाफ कौन सी कार्रवाई और कौन से कदम उठाने जा रही है। अरे, everybody should cooperate. You also should cooperate. I will ask them to also cooperate. Honorable Minister. सभापति महोदय, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी राज्य सरकार हो, उनको मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत बनाए गए रूल्स, जो कि एक एपेक्स टेक्निकल बॉडी IRC द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं, वो मानना चाहिए। वो जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो कोड उनके द्वारा प्रस्तावित होते हैं, वो नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। इसीलिए कलर कोड भी महत्वपूर्ण है। इस पर मैंने बताया, मैं दोबारा बताता हूं कि अंडर सेक्शन 198A इनको मानने की हिदायत दी जाती है, लेकिन अंडर सेक्शन 198(2) अगर वो इसको कोई भी अथॉरिटी इसको कंप्लाई विद नहीं करती है तो उसके लिए और उसके कारण से कोई डेथ होती है, डिसेबिलिटी होती है, जो कि हो सकती है, बहुत गंभीर विषय है, तो उसके ऊपर पेनल्टी के प्रोविजंस हैं। ऑडिट करने के बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। 5th सप्लीमेंट्री डॉक्टर M. धनपाल। Honorable Chairman Sir, in the same time we are discussing about a retro-reflective scheme for proper visibility. I would like to hear from Honorable Minister what measures has been taken to control the cattle that are wandering on the road to avoid the accidents happening daily all over the country. Honorable Minister. सभापति महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल प्रश्न से बिल्कुल इतर है, लेकिन क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है, स्टेट को कैटल्स को लेकर के अपने नोटिफिकेशंस करने होते हैं। उसमें समय समय पर अगर हमें कुछ ऐसी बात लगती है तो एडवाइजरी हम स्टेट को जारी करते हैं। ये इशू स्टेट लेवल पर टैकल होने वाला इशू है जो माननीय सदस्य ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 49 श्रीमान नीरज सैगर जी। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए प्लीज। प्रश्न संख्या 49। ऑनरेबल मिनिस्टर। अरे एक तरफ सभापति जी, नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री। सभापति जी, आपके माध्यम से मैं पहले गृह मंत्री जी का और अपने सुरक्षा बलों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने उनके परिश्रम से वामपंथी उग्रवाद जो है वो करीब करीब खत्म होने वाला है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से ये है कि ये जो समस्या वामपंथी उग्रवाद की है, ये समस्या आप जानते हैं कि हमने देखा है दंतेवाड़ा का नरसंहार, ये समस्या का हल क्यों नहीं निकल पाया इतने दिनों तक? ये समस्या हमारी इतने दिनों तक क्यों चली? मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आज हल निकल सकता तो पहले की सरकारों ने इसका हल क्यों नहीं निकाला। वर्तमान सरकार इसकी समस्या को हल निकालने के लिए क्या प्रभावी कदम उठा रही है, ये भी मैं जानना चाहूंगा मंत्री जी से। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं उस बात को दोहराना चाहूँगा जो माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने
इस भारतवासियों को विश्वास दिलाया है कि 2026 के मार्च तक इस भारतवर्ष से नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा, समूल नष्ट हो जाएगा। और महोदय, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी और सफल नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और उसके लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उसके पहले मैं जरूर यह बताना चाहूँगा, जो चिंता माननीय सांसद महोदय ने किया है कि अब तक नक्सलवाद को समाप्त क्यों नहीं किया गया था, पहले अब समाप्त हो रहा है, तो पहले नहीं हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि केंद्र की सरकार यानी कि 2014 के पहले की सरकार समझती थी कि यह समस्या राज्यों की है, यह समस्या हमारी नहीं है। एक तो यह, दूसरी बात यह है कि इनके पास अंडरस्टूड मी वामपंथ उग्रवाद के सर्वनाश के लिए, समाप्ति के लिए कोई नीति इनके पास नहीं थी। यह समस्या 1967 से चली आ रही है और एक समय ऐसा आया कि वामपंथी उग्रवादियों ने पशुपति से लेकर तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर बनाया और उसका परिणाम यह हुआ कि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ी रही और इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मोदी सरकार ने एक ठोस नीति बनाई है और उस ठोस नीति के कारण, एक मजबूत पहल के कारण आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। जो प्रभावी कदम उठाए गए हैं महोदय, जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है मोदी सरकार की। गृह मंत्रालय द्वारा विकासात्मक और सुरक्षा एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए यहाँ 6 योजनाएं चलाई जा रही हैं और इस योजनाओं में अब तक लगभग 10,556 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। और जो 6 योजनाएं हैं, SRE, हाँ मैं 6 का 6 बता रहा हूँ, SRE, SIS, SCA, CAP, RRP, ACALWEMS महोदय, और महोदय LW क्षेत्रों में 595 CRPF की कंपनियां तैनात की गई हैं। किलेबंदी पुलिस स्टेशन 706 बनाए गए, CRPF की बस्तरिया बटालियन बनाई गई। LW क्षेत्र में सड़कों का निर्माण 17,573 किलोमीटर 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा की लागत से बनाई गई। 10,000 से ज़्यादा मोबाइल टावर बनाए गए। IIT 46, कौशल विकास केंद्र 49 खुले, लागत जिसकी लगभग 500 करोड़ है। केंद्रीय विद्यालय 11, नवोदय विद्यालय 6, एकलव्य विद्यालय 259 और डाकघर 6,025, बैंक ब्रांच 1,804 और ATM 1,321 महोदय खोले गए। इन कार्यों के माध्यम से मैंने कहा कि विकास के लिए, सुरक्षा के लिए और जरूरत पड़ा तो सख्त कार्रवाई के लिए सरकार ने जो नीति बनाई है, प्रभावी कदम उठाए हैं, उसका यह परिणाम आया है। जीरो टॉलरेंस की नीति और हमारी राष्ट्रीय ठोस नीति और मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प, सक्षम नेतृत्व आज नक्सलवाद को समाप्त करेगा। जहां भी होगा ढूंढ ढूंढ कर उसका सफाया किया जाएगा। अब वह बचने वाला नहीं है। और अब तक जो नक्सलवाद रहा है, इसका एक कारण और प्रमुख यह रहा है कि वोट की राजनीति ने और सत्ता में हम बने रहे, इसके लिए ऐसी नीतियों से भी पहले की सरकार और कुछ पार्टियां समझौता करती रही, राज्य में भी और केंद्र में भी, जिसकी नीति ही हिंसावादी रही है और देश के हित में नहीं रही है। महोदय धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री नीरज शेखर जी। सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जवाब दिया।
उन्हीं के जवाब से मेरा एक प्रश्न और आता है कि जो इन्होंने कदम उठाए हैं, जो कदम सरकार ने अभी उठाए हैं, अब क्या स्थिति है? इन्होंने बताया पशुपति से तिरुपति तक समस्या थी ये, अब क्या स्थिति है कि इन राज्यों में कहां तक हम लोग इसको खत्म करने में कामयाब रहे हैं, ये बताएं माननीय मंत्री जी। महोदय, हिंसा में लगातार कमी और LWE का भौगोलिक विस्तार बिल्कुल सिमट कर रह गया है। 2010 वर्ष को हम देखें तो 2010 में 1005 लोगों की मौत हुई थी, वर्ष 2010 में, जो 2025 में घटकर 100 रह गई है, यानी 90% की कमी हुई। 2010 की 1936 हिंसक घटनाएं हुई थी, जो 2025 में घटकर 234, यानी उसमें 88% की कमी आ गई है। 2010 में 465 प्रभावित थाने थे, जो 2025 में घटकर 119, यानी 74% की कमी हुई है। महोदय, 2034 के 126 प्रभावित 2014 में 126 प्रभावित जिले थे, जो 2025 में घटकर मात्र 8 रह गए हैं, यानी कि 94% की कमी आई है। 2014 में 10 प्रभावित राज्य थे, 2025 में घटकर 3 रह गए हैं, जिसमें 70% की कमी आई है। महोदय, जून 2019 से अब तक 33 टॉप नक्सली मारे गए हैं, जो उनके स्थापित और महत्वपूर्ण लीडर थे। पिछले वर्ष में 16 CCM PBM न्यूट्रलाइज किए गए हैं। 2019 से 1149 LWE कैडर मारे गए हैं, 7409 अरेस्ट किए गए हैं और 5880 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और महोदय, इसका रिजल्ट यही है कि नक्सलवाद समाप्त हो रहा है। थर्ड सप्लीमेंट्री, उज्ज्वल देवराव निकाम जी। Sir, the fundamental principle of criminal jurisprudence behind the deterrent sentence is not only to deter the very criminal, but to give the strong message to the like-minded people in the society. So my straight question to the Honorable Minister, what concrete measures are being taken to strengthen the prosecution, expediting the trial and improving conviction rate so that impact of the law acts as a deterrent purpose? Honorable Minister. महोदय, जो भी घटनाएं हुई है उसके लिए हमारी ओर से, केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के साथ मिलकर जो भी FIR हुए हैं उसमें निश्चित रूप से हम कोऑर्डिनेशन के साथ उस पर कार्रवाई जो राज्य सरकार और न्यायालय के द्वारा होता है उसमें हम सहयोग करते हैं। इसमें महोदय, चाहे कोई व्यक्ति संलग्न हो, चाहे कोई संगठन संलग्न हो, और इसके लिए NIA जांच, नेशनल जांच एजेंसी है, जो इस प्रकार के हिंसक घटनाओं के लिए और जो देश के लिए हितकर नहीं है, वैसे व्यक्तियों पर अगर राज्य सरकार देती है NIA को, तो हम उसका अच्छे से जांच करते हैं। और NIA के द्वारा जितने भी जांच इस मामलों में हुए हैं, चाहे वह इसका हो या आतंकवाद का, दोनों का आंकड़ा तो अलग अलग नहीं है, लेकिन 96% उसका दोष सिद्धि का दर है। और महोदय, इसमें एक अप्रोच यह भी है कि NIA के द्वारा जो जांच किए जाते हैं, इसके जितने भी, चाहे वह गैर कानूनी फंडिंग का हो, चाहे वह हिंसक घटनाओं का हो, चाहे उसके सपोर्ट का हो, चाहे वह किसी प्रकार की
गतिविधियों में संलिप्त होकर हमारे भोली भाली जनता को गुमराह कर हम उसको एक ठोस नीति के तहत लाकर हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और इसके लिए छत्तीसगढ़ में भी न्यायालय बनाए गए हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उसके लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान करते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण ने काफ़ी हद तक जो काम किया है इसका प्रभाव पड़ा है। तो हम जांच, दोष सिद्धि और कार्रवाई और राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से हम विधि व्यवस्था के साथ करके एक अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान राजीव शुक्ला जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सर ये बहुत अच्छा सवाल है और लेकिन इसको मैं लगता हूँ कि इसमें सर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सबका संयुक्त प्रयास है। अटल जी की सरकार में भी ये था, एक मिनट शांत रहो, अटल जी की सरकार में भी था, मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुआ और मोदी जी की सरकार में भी। केंद्र और राज्य मिलके जो है इसमें सहयोग करके खत्म कर रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार ने केंद्र से मिलके बहुत अच्छा काम किया, अमित शाह जी गृह मंत्री थे, और इसके बाद अब की सरकार भी कर रही है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भारी सफलता मिली, इसमें कोई शक नहीं है, और सब मिल के जुल के काम हुआ। अब दो प्रश्न है इसमें मंत्री से कि इसमें 15 लाख रुपए की सहायता जो नक्सल प्रभावित जिले थे वहाँ मिलती थी लगातार जब नक्सलवाद ये चल रहा था। अब यह है कि वो जैसे जैसे खत्म हुआ गया वो सहायता बंद कर दी गई। मेरा मानना है कि पुनर्वास में रिहेबिलिटेशन के काम के लिए वो राशि लगातार जिलों को जानी चाहिए, सरकार किसी की भी हो। दूसरे जो आप कह रहे हैं पुलिस स्टेशन को आपने वेल इक्विप्ड किया है, वो मुझे लगता है पुलिस स्टेशनों में अभी भी स्थिति बहुत खराब है। इक्विपमेंट, गाड़ियाँ इतनी नहीं है कि उस लिहाज से वो नक्सलियों का मुकाबला कर सकें, क्योंकि नक्सल तो खत्म हो रहे हैं, नक्सलवाद भी खत्म करना, उसके लिए जो है पुनर्वास रिहेबिलिटेशन बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक तरफ पुलिस फोर्स को मजबूत करना और दूसरी तरफ रिहेबिलिटेशन, ताकि लोग दोबारा उस तरफ न बढ़ पाए। इन दोनों कामों के लिए क्या हो रहा है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सांसद महोदय का प्रश्न यह है, हमने पहले ही कहा कि राज्यों के कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ सरकारें इसमें जितना कोऑपरेशन करना चाहिए उतना कोऑपरेशन नहीं कर पा रही थी। और जिस सरकार, हम कोई सरकार का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम उस सरकार की बात कर रहे हैं जिनका नाम इन्होंने लिया है, वह तो इस तरह असहयोग की बात करती थी कि जो पुलिस अधिकारी कार्रवाई में संलिप्त होते थे और उस अधिकारियों पर संलिप्त मतलब कार्रवाई में जो सफलता प्राप्त करते थे, बहादुरी से लड़ते थे, उन पर भी एफआईआर करने की मंशा के साथ राज्य सरकार आगे बढ़ी। या तो गृह मंत्रालय का और मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प था कि ऐसे बहादुर अधिकारियों को कोई कार्रवाई के चपेट में ना लाया जाए, इसके लिए हम लोग को बार बार पहल करनी पड़ती थी। इसलिए कि हम पुलिस बल के मनोबल को गिराकर हम नक्सलवाद की कार्रवाई को हम सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दे सकते। जहां तक महोदय इन्होंने पुनर्वास की बात कही है, तो निश्चित रूप से मोदी सरकार की नीति है कि हम जन जागृति करते हैं, हम लोग को आत्मसमर्पण कराकर मूल धारा में लाना चाहते हैं, ना मानते हैं तब हम कठोर कार्रवाई करते हैं, और पुनर्वास की हमारी ठोस नीति है जो हम राज्यों के साथ मिलकर संचालन करते हैं। महोदय, जहां उच्च कैडर आत्मसमर्पण करते हैं उनके पुनर्वास के लिए हम 5 लाख रुपए देते हैं, अन्य कैडर को 2.5 लाख रुपए देते हैं। हथियार के साथ जो आत्मसमर्पण करते हैं उन प्रोत्साहन के अलावा हम वित्तीय प्रोत्साहन अलग से देते हैं। हम 10,000 की मासिक वाजिफा भी देते हैं। पुनर्वास नीतियाँ के तहत पीड़ित परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में वरीयता और छात्रवृत्ति देते हैं। घायल या अपंग व्यक्ति, महिला, पुलिस सहयोगियों को राहत राशि, मुफ्त उपचार, कृषि, आवासीय भूमि का सहयोग भी हम महोदय करते हैं। राज्य सरकार में नौकरी अनुदान और डीडीयू आवास में हम 2% का आरक्षण देते हैं और अति प्रभावित जिलों को
अति प्रभावित जिले जो है उसको हम 30 करोड़ महोदय हम प्रति वर्ष देते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट हमारा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उसको भी हम 10 करोड़ की राशि देते हैं। और यह राशि महोदय हम देते रहेंगे तब तक जब तक कि यह नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाए, और वह जिला जो प्रभावित रहेगा उसको देते रहेंगे। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं है कि अब इस प्रकार की विशेष सहायता देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर फौजिया खान जी। Sir, thank you very much. Left-wing extremism, these areas often see higher impact on women with limited access to services. Does the ministry collect gender disaggregated data on violence effects or development benefits? What women-focused initiatives like skill training under SRE are integrated to enhance their participation in post-left-wing extremism recovery, sir? Honorable Minister. महोदय, माननीय मोदी जी की नीति है महिलाओं का सशक्तिकरण, और जब हम कोई नीति बनाते हैं तो महिलाएं उसमें प्राथमिकता में होती है। हमारी जो नक्सलवाद उन्मूलन के लिए जो राष्ट्रीय नीति बनी है उसमें भी महिलाएं हमारी प्राथमिकता में है। उदाहरण के रूप में हम यह देना चाहेंगे माननीय महोदया को कि अभी जो अति प्रभावित जिले हैं उसके लिए एक बस्तरिया बटालियन का गठन किया गया है, जिसमें 1143 उस 4 जिलों के दांतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर के लोगों का बनाया है, क्योंकि वह अति प्रभावित है। उसमें 1143 युवाओं की भर्ती हुई है और उसमें 250 हमारी महिला बहनें हैं। और मैं पहले बताया हूँ कि महिलाओं के लिए एवं जो सुदृढ़ हमारी जनजातीय सांस्कृतिक पहचान है उसमें हम भी महिलाओं को काफ़ी उसमें प्राथमिकता देकर हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जो महिलाएं नक्सलवाद को छोड़कर आई हैं या नक्सलवाद प्रभावित जिलों से जो हम मुक्ति पाते हैं, वैसे महिलाओं के लिए भारत सरकार के महिला कल्याण मंत्रालय से लेकर कई मंत्रालय ऐसी है जो महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं भी वहाँ चलाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 श्रीमान IS Inbadurai. Now we take the third supplementary, GK Vasan ji. Sir, there is a huge potential with women participating in non-traditional sectors and also getting access to benefits of entrepreneurial promotion schemes. I would like the Minister to highlight on this, sir. Honorable Minister. See change in how women engage with developmental policies of Government of India. They are no longer just beneficiaries, but they are change agents themselves, and that is what is referred to as women-led development. And accordingly, in skilling programs, there are special initiatives that we take to ensure that mobilization of women candidates can be made higher. Sir, for instance, we have dedicated institutional infrastructure which is reserved for women. In the whole country, 19 national skill training institutions and over 300 ITIs. The House stands adjourned to meet at 2 p.m.